जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव के अंदर राहु ग्रह को मरण कारक ग्रह माना गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा क्यों मरण कारक ग्रह माना गया है, उसका फलादेश क्या होता है, जन्म कुंडली के अंदर राहु का मरण भंग कैसे देखा जाता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु मरण कारक ग्रह बनता हो तो उसका उपाय क्या करें, उसका निवारण क्या करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मरण कारक ग्रह होता क्या है। जब कोई ग्रह किसी भाव के अंदर अपने कारक तत्वों का सदुपयोग न कर पाए तो उसे मरण कारक ग्रह कहते हैं। और एक स्टेप अंदर जाके समझाऊंगा। जब कोई ग्रह किसी भाव के अंदर अपनी शक्तियों का सदुपयोग न कर पाए, उस भाव को अच्छा फल न दे पाए, तो समझ जाना वहां पे वो ग्रह मरण कारक स्थिति में है। अर्थात वो ग्रह उस भाव के अंदर बहुत ही कमजोर, निर्बल, निसहाय, बलहीन और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं कि वो ग्रह उस भाव के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है, इसीलिए उसे मरण कारक माना गया है। आज हम जानेंगे कि राहु कौन से भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। तो सुनिए, राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। क्यों? क्योंकि नवम भाव के कारक तत्व और राहु के कारक तत्व टोटली एक दूसरे के विरोधाभास में है। दोनों के कारक तत्व आपस में बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। क्यों? तो जो नवम भाव है ये किसका है? पूजा पाठ, होम हवन, दान, पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, धर्म, आध्यात्म, लंबी मुसाफरी, हायर एजुकेशन, पिता का सुख, गुरु, सदगुरु, ये सभी का कारक है नवम भाव। जबकि राहु किसका कारक है? राहु है छल, कपट, धोखा, विश्वासघात, अंधकार, अधर्म, झूठ, फरेब, भूत, प्रेत, पिशाच, यादि, व्याधि, उपाधि, कूटनीति, रणनीति, राजनीति, ये सब का कारक है राहु। तो राहु जब नवम भाव में बैठ जाता है तो वो अपने कारक तत्वों का कोई भी फायदा नवम भाव को नहीं दे पाता। और नवम भाव के अंदर जब राहु बैठ जाता है तो वो बहुत ही कमजोर, निर्बल, निसहाय और बेचैनी महसूस करता है, मरण तुल्य कष्ट भोगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। आपको समझाने के लिए एक दो एग्जांपल देता हूं। मान लो एक डॉक्टर है, वो अपने फील्ड के अंदर बहुत ही माहिर है, एक अच्छा डॉक्टर है, जानकार डॉक्टर है, लेकिन अगर इसी डॉक्टर को कोई अखाड़े में भेज दे किसी पहलवान के साथ लड़ने के लिए, तो क्या वो डॉक्टर पहलवान से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड का माहिर है और वो लड़ाई नहीं कर पाएगा, तो वो हार जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति अच्छा क्रिकेटर हो, वो अपने क्रिकेट के फील्ड में माहिर हो, लेकिन अगर कोई उसे कहे कि जाओ वॉलीबॉल की मैच में जाओ, फुटबॉल की मैच में जाओ और अपना प्रदर्शन करो, वो नहीं कर पाएगा, खुद भी खेल नहीं पाएगा और बाकी के प्लेयरों को भी डिस्टर्ब कर देगा, टीम हार जाएगी और उसे अपयश प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ग्रह किसी भाव के अंदर अपने कारक तत्वों का सदुपयोग नहीं कर पाता, अपने कारक तत्वों का लाभ नहीं दे पाता, उस भाव के अंदर बैठ के वो खुद भी परेशान होता है और भाव को भी डिस्टर्ब कर देता है, तो हम कहते हैं कि राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह हुआ। आइए हम गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, और मेष लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर धनु राशि है और धनु राशि के अंदर राहु नीच का हो जाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है। और इसे और खराब कैसे होता है?
तो देखिए साथ में शनि भी है, तो नीच के राहु के साथ शनि भी बैठ गया है, तो यहाँ श्रापित योग नाम का एक अशुभ योग निर्माण हुआ। अभी तीसरा नियम, राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी अगर नीच का हो, निर्बल हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, राहु जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी अगर कोई खराब योग निर्माण करता हो, नीच का हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, तो ये राहु नवम भाव के अंदर बहुत ज्यादा खराब फल देगा। अब इसका फलादेश क्या होगा तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राहु नवम भाव के अंदर पीड़ित हो रहा है तो उसका फल यह आएगा कि ऐसे व्यक्ति कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक काम करने जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, कोई भी पूजा पाठ होम हवन का काम करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनता हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता के सुख में कमी आती है, पिता के साथ हमेशा मतभेद टकराव होता रहता है, या फिर वो व्यक्ति पिता से दूर चला जाता है, पिता से वियोग हो जाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर राहु मरण कारक ग्रह बनता हो, ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है, किस्मत है, नसीब है, 40 साल तक उसका साथ नहीं देता। जिसकी भी कुंडली में राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक स्थिति में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आस्था कम होती है। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें भी आते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान के अंदर कम रुचि रखते हैं, कम आस्था रखते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु मरण कारक होता है, ऐसे व्यक्तियों में मैंने और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जादू, टोना, जंतर मंत्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है, ये भी मैंने देखा है। आपको समझाने के लिए मैं और एक कुंडली बताना चाहूंगा। मिथुन लग्न की कुंडली है और नवम भाव के अंदर कुंभ राशि आती है और कुंभ राशि के अंदर राहु बैठा है। राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक हो रहा है, लेकिन और स्थिति वर्स्ट क्या है आप देखिए, साथ में चंद्र भी है, तो चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है। यहां पे सूर्य भी बैठा है तो सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग बन रहा है। दो ग्रहण यहां पे बन रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो पहले ही राहु मरण कारक है और यहाँ पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी बन गए। इसके अलावा आप देखिए भाग्याधिपति शनि भी नीच का है। तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हो कि नवम भाव से जो जो चीजें देखी जाती है वो सारी बातों का फल बिल्कुल अच्छा प्राप्त न होगा। जैसे कि इस व्यक्ति को पिता का सुख ठीक से प्राप्त नहीं होगा, पिता से मतभेद टकराव होगा या फिर पिता से वियोग हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति का भाग्य 40 वर्ष तक उसका साथ न देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाएगा जिसका वो हकदार होगा। ऐसा व्यक्ति जब भी धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान करने की कोशिश करेगा तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आएगी। ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त न होगी। सूर्य के वजह से समाज में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होगी जिसका वो हकदार है। तो इस प्रकार से फलादेश होगा। अभी हम आते हैं और एक कुंडली में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राहु का मरण भंग कैसे हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरु ग्रह को नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। अगर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती हो तो राहु का मरण भंग होता है। ये पहला नियम है। दूसरा एक नियम यह भी है कि राहु जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी अगर उच्च का होकर बैठा हो, स्वगृही होकर बैठा हो, बलवान होकर बैठा हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो
तो भी राहु का मरण भंग होता है। तीसरा नियम यह है कि राहु जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी अगर उसी राशि में बैठा हो या फिर उस राशि का स्वामी राहु को देखता हो तो भी राहु का मरण भंग होता है। तो यही दो नियम मैं आपको इस कुंडली में बताना चाहूंगा कि राहु मेष राशि के अंदर बैठा है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो ये उच्चिका होकर छठवें भाव में बैठा है और मंगल छठवें भाव का कारक है। तो मंगल छठवें भाव के अंदर अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे उच्चिका होकर बैठा है, तो ये पहला मरण भंग का नियम हो गया। दूसरा, भाग्याधिपति मंगल उच्चिका होकर अपनी चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो फिर यहाँ पे दूसरा नियम लागू पड़ा कि राहु का मरण भंग हो रहा है। तीसरा, नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु है। ये गुरु की पांचवी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पे भी राहु का मरण भंग हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि राहु का जो अशुभ फल है वो 90% नहीं मिलेगा। जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो राहु का अशुभ फल जो मिलना चाहिए वो 90% प्राप्त न होगा, बल्कि ये राहु अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी हम आते हैं और एक कुंडली में देखते हैं। कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर राहु उच्चिका होकर बैठा है। तो ये पहला प्लस पॉइंट कि राहु खुद बलवान है। उसके बाद राहु जिस राशि में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। वो भी उच्चिका होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए कि सबसे बड़ी बात कि मान लो राहु अगर दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हो, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये कोई किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, मैं आपको अपना नियम समझाने के लिए लिख रहा हूं कि यहाँ पे बुध और शुक्र ये दो शुभ ग्रहों के बीच में राहु आ गया। अगर राहु दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हो तो हम कहते हैं शुभ कर्तर योग में आ गया, तो यहीं पे राहु का मरण भंग होता है। तो जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो राहु का 90% अशुभ फल न प्राप्त होगा, बल्कि अच्छा फल देने के लिए राहु बाध्य हो जाएगा। और एक कुंडली में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और भाग्य स्थान के अंदर राहु स्वगृही चंद्र के साथ है। तो यहाँ पे आप देखिए चंद्र स्वगृही होकर बैठा है, तो ये पहला प्लस पॉइंट। तो यहाँ पे राहु का मरण भंग होगा। दूसरा, गुरु की पांचवी दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़ रही है, तो यहाँ पे गज केसरी योग बन रहा है, यहाँ पे भी राहु का मरण भंग हुआ। तीसरा, लग्नाधिपति मंगल उच्चिका होकर सातवीं दृष्टि से राहु को देख रहा है, तो यहाँ पे भी राहु का मरण भंग हुआ, क्योंकि लग्नेश खुद बलवान होकर राहु को देख रहा है। तो लग्नेश जिस भाव को देखता हो उस भाव की वृद्धि करता है, और यहाँ पे लक्ष्मी योग भी बन रहा है। तो कितने सारे प्लस पॉइंट हो गए। पहला, चंद्र स्वग्रही है तो भाग्य स्थान बलवान हो गया। चंद्र के ऊपर गुरु की पांचवी दृष्टि है तो गजकेसरी योग बन गया, दूसरा प्लस पॉइंट। लग्नाधिपति मंगल उच्चिका होकर चंद्र को देख रहा है तो लक्ष्मी योग बन गया। तो ऐसी स्थिति में ये राहु चाह कर भी अपना खराब फल नहीं दे पाएगा, और जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो वो अशुभ फल न देते हुए शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी हम जानेंगे कि राहु की सबसे ज्यादा वर्स्ट खराब स्थिति कब होती है, यानी कि नवम भाव सबसे ज्यादा खराब फल कब देगा, जब राहु नवम भाव के अंदर मरण कारक बनकर बैठा हो। तो देखिए, राहु नवम भाव के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर सर्प दोष बना रहा है। राहु वृश्चिक राशि के अंदर सर्प दोष बना रहा है और राहु तीन अशुभ योग निर्माण कर रहा है। चंद्र राहु का ग्रहण योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, शनि राहु का श्रापित योग और भाग्याधिपति मंगल भी नीच का है। तो चार अशुभ योग बन गए। पहला, भाग्याधिपति मंगल नीच का है, पहला पॉइंट। चंद्र राहु का ग्रहण योग, दूसरा पॉइंट। सूर्य राहु का ग्रहण योग, तीसरा पॉइंट। शनि राहु का श्रापित योग, चौथा पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो बहुत ज्यादा खराब फल देखने मिलेगा। राहु से लगता भी
खराब फल देखने को मिलेगा और नवम भाव से लगता भी खराब फल देखने को मिलेगा। अभी हम जानेंगे कि मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु मरण भंग हो रहा है और उसका बहुत ज्यादा खराब फल राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा में मिल रहा हो, तो कौन सी उपाय करें? पहला उपाय, महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन आप विष्णु जी का यज्ञ कर सकते हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। तीसरा, अमावस्या के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर के अंदर या किसी मंदिर के अंदर, शिव जी के मंदिर में या विष्णु जी के मंदिर में या दुर्गा माता के मंदिर में आप राहु ग्रह की शांति पूजा कर सकते हो। चौथा, नवरात्रि के दिनों में आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप नवचंडी यज्ञ कर सकते हो। और आखिरी अगर कुछ करना है तो अमावस्या के दिन राहु से लगती चीजों का दान किसी भिखारी को करे। शिव जी के मंदिर के आसपास कोई भिखारी बैठे हो तो उन्हें आप दान कर सकते हो, तो राहु का जो अशुभ फल है वो कम हो जाता है और राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बिल्कुल खराब फल देखने को नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है तो उसका फलादेश क्या होता है और उसका उपाय क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।